स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार आपके YouTube चैनल ग्लोब आउटलाइन में। मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो है नेपाल की इलेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्या हुआ है नेपाल में, किसकी सरकार बनी है और इसको इंडिया से क्या फायदा होगा या नुकसान, सब जानेंगे वीडियो में। तो चलिए बढ़ते। तो देखिए जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इन रिवेटिंग पॉलिटिकल ड्रामा इन नेपाल, पुष्प कमाल दहाल ऑल्सो नोन एज प्रचंडा, ध्यान में रखना ना, बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। उसी के साथ साथ दूसरे आर्टिकल भी है, जो ऐसे वेरियस आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। फॉर वन वॉइस लीडर पुष्प कमल दहाल, नेपाल्स न्यू पीएम अगेन। तो देखिए ऐसा क्या सीन हुआ था नेपाल में, जिसकी वजह से जो पार्टी थी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले नेपाल में, वो हार गई। और जो पुष्प कमल दहाल है वो नेपाल के न्यू प्राइम मिनिस्टर उभर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेपाल में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस पार्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ के जो एक नेता है देउबा। तो देखिए नेपाली कांग्रेस पार्टी को जो है वो इलेक्शन में 89 सीट्स मिली थी। उसी के साथ साथ जो रीजनल पार्टी सीपीएन यूएमएल और सीपीएन एमसी, उसको 78 और 32 सीट से मिली थी। लेकिन यहाँ पर 89 सीट्स मिलने के बाद भी जो है नेपाली कांग्रेस पार्टी वो पूरी तरीके से हार गई। अब देखिए क्या हुआ था सीन। तो जनरली नेपाल में ऐसा रूल है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एज पर आर्टिकल 76(2) of the constitution, within the president deadline, नेपाली कांग्रेस इज द लार्जेस्ट पार्टी विथ 89 सीट बट फेल्स टू मेक हिज गवर्नमेंट। अब क्यों? तो देखिए नेपाल में ऐसा लॉ है कि जब तक कि आपके पास 138 सीट्स से ऊपर, जी बिल्कुल 138 सीट्स के ऊपर अगर आपको सीट्स नहीं है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो आप जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, चाहे फिर आपको सबसे हाईएस्ट सीट ही क्यों ना मिली हो, जैसे कि नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है। तो यहाँ पर जो है फिर प्रेसिडेंट का रोल आता है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी न किसी गवर्नमेंट बनाने को कहता है। जैसे कि आपकी जो पार्टी है, जैसे नेपाली कांग्रेस पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ मर्ज हो जाएगी और जो उनके पार्लियामेंट्स में मेंबर है वो वोट देंगे आपसी सहमति से कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो यहाँ पर सीन क्या हुआ है एक्चुअली, जो नेपाली कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर है देउबा, उन्हीं में से एक लीडर है प्रचंडा। तो देखिए देउबा की जो है प्रचंडा से साथ बात हुई। प्रचंडा गए देउबा के पास और उन्होंने कहा कि मुझे इस बार प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन देउबा ने जो है वो सीधे सीधे प्रचंडा को मना कर दिया। अब यहाँ पर फिर देउबा ने प्रचंडा को एक ऑफर दिया कि क्यों ना हम आधे आधे साल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो बांट ले। लेकिन इस पे भी जो है वो देउबा ने उनको मना कर दिया। जो प्रचंडा थे उन्होंने सीधे सीधे नेपाली कांग्रेस जो पार्टी है उसी को बॉयकॉट कर दिया और वो पहुंच गए केपी शर्मा ओली के पास। अब देखिए केपी शर्मा ओली जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नेपाल के। तो जो केपी शर्मा ओली है, तो प्रचंडा जो है वो केपी शर्मा ओली के घर पे पहुंच गए और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने केपी शर्मा ओली से कहा कि देखिए मुझे प्रेसिडेंट बनना है, क्या आप सपोर्ट करोगे? तो प्रचंडा को ये पहले से ही पता था कि केपी शर्मा ओली कहीं ना कहीं छोटी पार्टी को लेकर एक बड़ी सरकार बनाने के तैयार में है। तो इसी का फायदा उठाते हुए प्रचंडा ने ऑफर केपी शर्मा ओली को दिया और केपी शर्मा ओली मान गए। उन्होंने कहा कि देखो आधे सेशन तक के आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठोगे और आधे सेशन में मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठूंगा। तो हमें इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो केपी शर्मा ओली ही बनेंगे। तो इसी के साथ साथ जो प्रचंडा है वो अपने छोटे छोटे पार्टी को लेकर गए प्रेसिडेंट के ऑफिस, जहां पर प्रचंडा जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस तो पहुंच गए प्रचंडा, और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके पास 170 पार्लियामेंट का सपोर्ट है और हमें चाहिए था सिर्फ 138। तो जिसकी वजह से जो छोटी छोटी पार्टी बनकर इन्होंने नेपाल में एक नई सरकार बनाई है। और उसी के चलते जो मेजर पार्टी थी नेपाल में, नेपाली कांग्रेस पार्टी, उनको 89 वोट्स आने के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाई। तो देखिए ऐसे बनी नेपाल की सरकार। लेकिन हमें इंडिया को एज सच थ्रेट है इस पार्टी से। तो देखिए ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं केपी ओली शर्मा की है, जिन्होंने पिछले समय में भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आके एंटी इंडियन स्टेटमेंट दिए थे। अब कैसे? तो देखिए ऐसे ही वेरियस आर्टिकल पब्लिश नहीं हो रहे कि मूव्स ऑफ केपी ओली टू कीप इंडिया ग्लू टू नेपाल, और यहाँ पर सीधे सीधे बताया गया आर्टिकल में कि कैसे केपी ओली शर्मा चाइना के एक पपेट बन गए थे और उन्हीं के अंडर में आके ये एंटी इंडियन स्टेटमेंट दे रहे थे।
ऐसे एक ही आर्टिकल नहीं, ऐसे वेरियस आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया और नेपाल के बॉर्डर इश्यूज भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया नेपाल टेरिटोरियल डिस्प्यूट फेयर्स अप अगेन, जिसमें काला पानी, लिम्फिया अधूरा और लिपू लेक पास की जो है वो जिक्र हुआ गया है। तो देखिए इंडिया और नेपाल ये जो 3 बॉर्डर इश्यूज रहे, काला पानी, लिम्फिया अधूरा और लिपू लेक पास, इन सब के लिए लड़ क्यों रहे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लिम्फिया अधूरा है वो 20,000 से भी ऊपर के फीट पे बसा हुआ है, जो कि एक कहीं ना कहीं एडवांटेज देता है, ताकि अब दूसरे जो नेशंस है उसके मिलिट्री एक्सरसाइजेज या वो जो भी कर रहा है उसके ऊपर नजर रख सके। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है जो जितना भी यहाँ पर शेडेड रीजन है ये सब नेपाल क्लेम करता है। यहाँ पर लिम्फिया अधूरा भी आ गया, काला पानी भी आ गया और लिपू लेक पास भी आ गया। लेकिन सेम जो रीजन है इंडिया भी अपने अंडर कवर करता है, सेम ये रीजन। तो देखिए ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? यहाँ पर जो है इंडिया ने एक नया मैप जारी किया था जिसमें जो है ये पूरा हिस्सा इंडिया में दिखाया गया है। लेकिन सेम जो है यहाँ पर नेपाल ने भी एक नया मैप इशू किया था जिसमें सेम ये वाला इशू नेपाल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है नेपाल ने कंसर्न जारी किया कि कैसे अब ये जो हमारा हिस्सा है वो आप अपने नेशन के अंडर बता सकते हो। तो वही से जो है ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट है 3 रीजन को लेकर वो चालू हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो है संगोली ट्रीटी के अनुसार जो कि महाराजा थे नेपाल के, उन्होंने कहीं ना कहीं एक संधि साइन की थी। मतलब पहले के जमाने में उन्होंने ये बताया गया था कि ये जो रीजन रहेगा लिम्फिया अधूरा, काला पानी और लिपू लेक पास, कहीं ना कहीं ये आपके हिस्से में पड़ता है और आप इसको यूज कर सकते हैं। तो तभी से है जो यहाँ पर ब्रिटिश टाइम से इंडिया के जितने भी फोर्सेस थे वो यहाँ पर जो है अपना काम करते थे। लेकिन जैसे ही चाइना ने नेपाल को अपना नया बॉर्डर सिस्टम इशू करके दिया था, वही से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है डिस्प्यूट होना चालू हो गए। मैं आपको पहले मैप में लोकेशन बता देता हूँ। तो ये रहा है इंडिया और यहाँ पर है लिम्फिया अधूरा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल पहाड़ी इलाके के बीच यहाँ पर शुरू होता है लिम्फिया अधूरा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लिम्फिया अधूरा, यहाँ पर पूरी पहाड़ी इलाका है और ये है लिम्फिया अधूरा। उसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं ये है काला पानी। तो ये है लिम्फिया अधूरा और ये है काला पानी। तो यही से जो पूरी बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू होती है इंडिया की। जैसे कि ये मेजर टेरेन है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो भी रहेगा उसको एक एडवांटेज रहेगा कहीं ना कहीं कि आप जो दूसरे इलाके की फोर्सेज जैसे कि मैंने आप बताया उस पर नजर रख सकते हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर देखिए इन सब के बीच में स्टैंड क्या है नेपाल का और इंडिया का। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नेपाल का ये मानना है कि जो ये लिम्फिया अधूरा है वो कहीं ना कहीं काली रिवर से ओरिजिनेट होती है और जो ये काला पानी, लिम्फिया अधूरा, लिपू लेक पास है वो ईस्ट साइड ऑफ द रिवर है। और ईस्ट साइड यानी कि फिर वो एक कहीं ना कहीं नेपाल का पार्ट हो जाते हैं, जो कि धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में उसके अंडर में आते हैं। वही जो इंडिया का स्टैंड है वो ये कहता है कि काली रिवर कहीं ना कहीं ओरिजिनेट होती है लिपू लेक पास से और सौगाली ट्रीटी के अनुसार वह नॉर्थ डायरेक्शन में आता है और यह पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है हमारे इंडिया के, ये इसको बिलोंग करता है। तो देखिए कहीं ना कहीं नेपाल अपना स्टैंड रखता है और इंडिया अपना स्टैंड रखता है। और जो इंडिया स्टैंड रखता है जो कि महाराजा वाला की यह जो जगह है लिपू लेक, काला पानी वो इंडिया को दे दी गई थी इंडो चाइना वार की वजह से। तो देखिए इसमें नेपाल यह कहता है कि जो लिपू लेक है वो कंट्री का जो मैप है नेपाल का वहां से डिलीट किया गया था ताकि जो है वो इंडिया को फेवर मिल सके इंडो चाइना वार के लिए। और जो टेरिटरी थी जो कि ऑफर हुई थी इंडिया को बाय किंग महेंद्र, जैसे कि मैंने बताया 1962 में इंडिया चाइना वॉर के लिए, तो वो सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए अलाउ की गई थी, ना कि परमानेंट के लिए। वहां पर किंग ने सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए वो दी थी, जहां पर नेपाल कहता है कि आज इंडिया हक जमा के बैठा हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट देता है नेपाल और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल जो सबूत है वो पेश करता है। तो आने वाले समय में देखना पड़ता है कि जो गवर्नमेंट बनी है प्रचंडा की केपी ओली शर्मा के साथ, वो आने वाले समय में इंडिया को किस तरीके से डैमेज पहुंचाते हैं या फिर जो रिलेशन है इंडिया चाइना के वो अलग लेवल पर जाते हैं। इस पूरे रोल में चाइना का भी देखना पड़ता है कि चाइना कैसे काउंटर करता है नेपाल को और इसकी जियोपॉलिटिक्स कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी स्ट्रांग एंड बी सेफ।